नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही देहरादून में आयोजित सीएससी कार्यक्रम सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले इस कार्यक्रम में सीएम धामी सम्मिलित हुए, साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीएससी के यहाँ पर उपस्थित हमारे सब प्रदाता भाइयों एवं बहनों, मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र राजपुर के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काहू जी, ग्रुप प्रेसिडेंट सीएससी श्री भगवान पाटिल जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार जी, स्टेट हेड, एवं यहाँ पर आए हुए समस्त सीएससी के संचालक भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सीएससी दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस परिवर्तन का प्रतीक है जो आज देश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंच गया है। आम आदमी को सहायता का एक मार्ग बन चुका है, एक माध्यम बन चुका है। और हमारे राज्य में तो भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्तराखंड में कार्य करते हुए उत्तराखंड के सीएससी कर्मियों के द्वारा जो ग्राम सभा स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर जिस प्रकार का योगदान दिया जा रहा है, लोगों को जीवन को सामान्य बनाया जा रहा है, उनको उत्थान की ओर ले जाया जा रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भाइयों बहनों, आज से 11 वर्ष पूर्व जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, तब बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आप सब जानते हैं ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, और अनेक राजनीतिक पार्टियों ने उनका बहुत मजाक बनाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे श्री चिदम्बरम, उन्होंने तो बाकायदा फॉर्मल वक्तव्य दिया कि जहाँ पर राज्य के अंदर इंटरनेट सेवाएं नहीं है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, लोग बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ उनके पास अच्छे मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, तो डाटा का काम कैसे चलेगा, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत साफ हो और कोई भी काम अच्छे मन से किया जा रहा हो, सच्चे मन से किया जा रहा हो, तो रास्ता स्वयं बन जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज ये डिजिटल क्रांति भारत के गांव-गांव में पहुंच गई है। और वही लोग जो इस प्रकार की बातें करते थे, आज दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का 50% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर दुनिया के किसी देश में हो। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने प्रदेश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए बैंकों और संबंधित विभागों को ठोस दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के दूर क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जाए, ताकि राज्य के हर नागरिक को वित्तीय सुविधाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिल सके। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग, स्वरोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन करने के लिए एक विशेष बल भी दिया है। साथ ही सीएम धामी ने बैंकों से अपेक्षा की कि वे सरकारी योजना के लाभार्थियों तक ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाएं और स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएं।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वर्ष 2026 में प्रस्तावित मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों को समय से मरम्मत, सुरक्षा, रेलिंग की स्थापना और सभी प्रमुख प्रभागों का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस तथा आपको बताते चले टेली मेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिव्य और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है। अंत इसकी हर तैयारी गहराई और संवेदनशीलता के साथ की जाए। उन्होंने यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए ना भूलने वाला अनुभव बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यापक कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एक विशेष कलश यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति से जलाभिषेक हेतु शुरू की गई है। इस कलश यात्रा में माध्यम से एक देश में लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र कर भगवान सूर्य को अर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की पवित्र नदियों गंगा, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथ आदि से एकत्रित जल से भरे कलश को धार्मिक विधि विधान से रवाना किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर श्री 108 डॉक्टर स्वामी श्री संतनोष देवी, आपको बताते चले संतोषानंद देव जी और महाराज, साथ ही पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय तथा समिति के कई सदस्य और श्रद्धालु भी इसमें उपस्थित रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित आपको बताते चले बटोली गांव तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अधिकारी सवीन बंसल खुद सुदूर गांव की भीषण पगडंडी पार कर अंतिम छोर के ग्रामीण से मिले। साथ ही डीएम ने पीड़ितों को भरोसा भी दिलाया कि प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। शेरू खाला मार्ग पर प्रशासन ने रातों रात आपको बताते चले खोलकर मार्ग को राहत लोगों को पहुंचाई है। साथ ही आपको बताते चले 96 परिवारों को एक मुफ्त आपको बता दें कि एक मुश्त किराए की रूप में 3.84 लाख रुपए का एडवांस चेक भी दिए गए हैं। साथ ही वहीं गांव के हेलीपैड निर्माण, गर्भवती महिलाओं की निगरानी के लिए आपको बताते चले एएनएम की तैनाती और बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक इंतजाम जैसे कई फैसले मौके पर लिए गए। वहां कोटी बटोली रोड पर थान गांव और वैकल्पिक सड़क का सर्वे शुरू हो गया है और झूला पुल के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। साथ ही डीएम ने अपने कोटे से 20 सोलर लाइटें भी स्वीकृति दी है, साथ ही ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने पंचायत समन्वय निर्वाचन 2025 के प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के लिए 24 जुलाई और 28 जुलाई को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। केवल हरिद्वार को छोड़कर यह निर्णय राज्य के सभी जनपदों में लागू होगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत ये लगातार आपको बताते चले ये जारी किया जा रहा है। साथ ही इन तिथियों पर संबंधित जनपदों में होने वाले मतदान के चलते सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक उपकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो वहीं शासन ने यह निर्णय मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। अवकाश केवल उन्हीं क्षेत्रों में मान्य होगा जहां इन 2 चरणों में मतदान निर्धारित हो। वहीं चुनाव आयोग के तहत पंचायत चुनाव 2025 की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी जा चुकी है। साथ ही आपको बताते चले प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। तो वही खबर सामने आ रही है जो आप पौड़ी में कावड़ यात्रा को लेकर अवकाश, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित। यमकेश्वर में कावड़ मेला 2025 को लेकर अवकाश। तो यहाँ आपको बताते चले यमकेश्वर में कावड़ मेला को लेकर 2025 का यह अवकाश दिया गया है। साथ ही पौड़ी में कावड़ यात्रा को लेकर यह अवकाश, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी यह अवकाश जो है घोषित कर दिया गया है। कावड़ मेले को लेकर अब जो है सरकार के तहत अवकाश जो स्कूलों और आंगनबाड़ियों में ये घोषित किए जा रहे हैं लगातार। साथ ही आपको बताते चले पौड़ी में कावड़ यात्रा को लेकर यह अवकाश, साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ियों में
आंगनबाड़ियों में ये अवकाश जो है घोषित किए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून से कावड़ मेले की शुरुआत, हरिद्वार में कावड़ मेले का आगाज। वहीं मेला 23 अगस्त तक चलेगा, जहां हरिद्वार बना 16 सुपर जोन में बांटा गया है। हरिद्वार मेला क्षेत्र 37 जोन 134 सेक्टर। कावड़ मेले में तैनात 4000 जवान। तो वहीं अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती जो है वो की गई है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम भी सरकार के तहत किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले, हरिद्वार में कावड़ मेले पर लगातार जो है निगरानी बनाई जा रही है। वहीं श्रद्धा, आस्था और सुरक्षा के संकल्प के साथ आज देहरादून में कावड़ मेले की भव्य शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वहीं हरिद्वार में लाखों शिव भक्तों की आमद को लेकर प्रशासन ने अभूतपूर्व तैयारियां जो है वो की। वहीं मेला 23 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर आपको बता दें, इस दौरान हरिद्वार को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया है। करीब 4000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी मेले को लेकर की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा तक हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम जो है सरकार के तहत किए गए हैं। वहीं कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है और ड्रोन सर्विलेंस और ट्रैफिक डायवर्जन जैसे इंतजाम भी लागू कर दिए गए हैं। तो वहीं सावन महीने के पहले दिन हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जब हजारों कांवड़िया गांव गंगा जल लेकर आपको बताते चले शिव धामों की ओर पवित्र कांवड़ यात्रा पर निकले। शिव भक्ति में लीन इन श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा की शुरुआत की। गंगा घाटों पर सुबह से ही डाक कांवड़ और साधारण कांवड़ लेकर आए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। हर की पौड़ी पर गंगा जल भरने के बाद भक्तों ने अपनी लंबी पदयात्रा शुरू की, जो विभिन्न राज्यों के शिव मंदिरों तक जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार प्रशासन के तहत सुरक्षा, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबंध भी किए गए। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर, जलपान केंद्र और विश्राम स्थल बनाए गए। पुलिस, होमगार्ड और स्वयंसेवक लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं गंगा लेकर निकले श्रद्धालुओं के लिए सरकार अब पुख्ता इंतजाम करते हुए जहां यात्रा और आपको बताते चले अनेकों सुविधाएं सरकार के तहत, हरिद्वार सरकार के तहत किए जा चुके हैं, जहां लगातार सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं सावन महीने के पहले दिन हरिद्वार में शिव भक्ति का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी और तप्तऋषि घाट, वहीं गऊ घाट और बिरला घाट सहित संपूर्ण तीर्थ नगरी बम बम भोले के जय घोष से शिवमय हो उठी। आपको बता दें, हजारों श्रद्धालुओं और शिव भक्तों ने मां गंगा के में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही इसके बाद कंधों पर गंगा जल, माथे पर चंदन और जुबान पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य की ओर कावड़ लेकर रवाना हो गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कावड़ यात्रा के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और हर जगह स्वयंसेवक सेवा भाव से तैनात है। वहीं साथ ही मेडिकल सहायता और रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। तो वहीं सावन माह 2025 की पावन शुरुआत के साथ हरिद्वार में शिव भक्ति चरम पर पहुंच गई। सुबह से ही दश महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, जहां भक्तों ने विधि पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया है। उधर सावन के पहले दिन कावड़ यात्रा का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों कावड़िए गंगा जल लेने के बाद अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। बम भोले आपको बोल के जयकारों के साथ हर हर महादेव के जय घोष के से हरिद्वार की फिजाएं जो है भक्तिमय उठी हैं। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, जहां श्रद्धा की कावड़ यात्रा, साथ ही 10 महादेव के इस मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा हुआ है। गंगा जल लेकर कावड़िए निकले, साथ ही हर हर महादेव से पूरा हरिद्वार गूंज उठा। श्रद्धा की एक कावड़ यात्रा यूके और यूपी पुलिस का संयुक्त अभियान जारी है। वहीं डीजे के अवैध प्रयोग, बिना अनुमति कार्यक्रमों और भड़काऊ गानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही है। कई आयोजनों में नोटिस जारी किए गए हैं और चेतावनी भी दी गई है। जातीय आपत्तिजनक गानों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं बिना अनुमति डीजे पर अब एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही आपत्तिजनक
गानों को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। साथ ही डीजे पर अब पुलिस का डंडा जो है वो चल रहा है। भड़काऊ गानों की रोक। तो वहीं आपको बताते चले, बिना अनुमति डीजे पर होगा एक्शन। उत्तराखंड को एसडीआरएफ से राहत राशि, आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जो एसडीआरएफ कोष से 455.60 करोड़ मंजूर किए गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने दी है ये मंजूरी। साथ ही आपदा राहत के लिए आर्थिक मदद स्वीकृत। भारी बारिश से नुकसान की भरपाई होगी। वहीं भूस्खलन बाढ़ से प्रभावित प्रदेश को राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं साथ ही एसडीआरएफ कोष से मिले 455 करोड़ रुपए। वहीं उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत जो है वो मिली है। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों को राहत मिलेगी। साथ ही राहत का पुनर्वास कार्य जो होंगे तेज। आपको बताते चले, उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। केंद्र गृह मंत्रालय ने एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा मोचन कोष से 455.60 करोड़ की आर्थिक मदद को मंजूरी दे दी है। ये राशि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन में हुए नुकसान की भरपाई और राहत कार्यों के लिए दी जा रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा से जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। अब इस राहत राशि से प्रभावित परिवारों को संभलने का मौका मिलेगा। साथ ही पुनर्वास व बचाव कार्यों को नई गति भी मिलेगी। तो वहीं एसडीआरएफ कोष से 455 करोड़ की राहत ये जो राशि है वो दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड को एसडीआरएफ से ये राहत राशि जो है वो दी गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां त्रिवेणी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 125 किलो डायनामाइट बरामद किया है। ये विस्फोट सामग्री 5 पेटियों में रखी गई थी और हिमाचल प्रदेश नंबर की गाड़ी में लाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर चल रही सघन चेकिंग में ये बड़ी आपको बताते चले बरामदी हुई है। साथ ही पुलिस ने ये जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में डायनामाइट कहां ले जाया जा रहा था और इसका क्या इस्तेमाल होना था। तो वहीं चुनाव से पहले ये बड़ा खुलासा, जहां आपको बता दें कि डायनामाइट की बरामदी पुलिस के तहत चेकिंग अभियान के दौरान की गई। तो वहीं हल्द्वानी शहर कोतवाली परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक सूडानी युवक ने अचानक पुलिसकर्मियों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। युवक दिल्ली के एमबीए की पढ़ाई कर रहा है और घूमने के लिए हल्द्वानी आया था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसके सभी दस्तावेज वैध पाए गए। युवक को सख्त चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया गया। इस घटना से कोतवाली परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तो वहीं पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की ये वारदात जो है सामने आई है। तो वहीं कावड़ यात्रा के दौरान उन्माद का एक चेहरा सामने आया है। हरिद्वार के बाद अब रुड़की में कावड़ियों ने जमकर तांडव मचाया। साथ ही आपको बता दें इस बार निशाना बनी एक लेखपाल की स्कॉर्पियो। लाठी डंडों से गाड़ी पर हमला किया गया और देखते ही देखते गाड़ी के शीशे और बॉडी चकनाचूर कर दी गई। कुछ ही घंटे पहले हरिद्वार में के बहादुराबाद में भी इसी तरह की घटना जो है वो सामने आई थी। सवाल उठता है कि क्या कावड़ यात्रा के नाम पर कानून को ताक पर रखना अब आम हो गया है। तो वहीं लेखपाल की गाड़ी पर चलाए लाठी डंडे, जिसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये कावड़ियों के लिए एक आम बात हो गई है? रुड़की में कावड़ियों का ये तांडव देखने को मिला, जहां लेखपाल की गाड़ी पर हमला किया गया, जहां लाठी डंडों और ईंटों से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। घटना के बाद इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल। साथ ही आपको बताते चले सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कावड़ियों को काबू किया। साथ ही आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। तो वहीं रुड़की में ये तांडव कावड़ियों का, लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसके चलते अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब एक लेखपाल की गाड़ी पर लगातार कावड़ियों ने लाठी डंडों के साथ तोड़फोड़ मचाई, कार का शीशा चकनाचूर किया।
तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में कावड़ यात्रा के दौरान माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब एक कावड़ को मामूली टक्कर लग गई। इसके बाद आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया और कार में लाठी डंडों और ईंटों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। वहीं कार चालक की तहरीर पर पुलिस ने 3 कावड़ियों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सख्त संदेश दिया कि धार्मिक आस्था के नाम पर कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं नैनीताल में महज 13 किलोमीटर दूर बसे वेलुआ खान सौलिया कूड़ होली में कुलबा जैसे गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की पगडंडियों, जंगलों और उफनते नालों को पार कर ग्रामीण आज भी बीमार बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को डोली में कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। बारिश के मौसम में ये रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है। आपको बताते चले, आजादी के कुछ साल बाद भी इसी तरीके की जो वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर लालपुर के पास आज सुबह से हाथियों के झुंड ने एक कार को निशाना बनाया। कार में तोड़फोड़ इतनी हुई कि वह बस टूटी फूटी कहानी बनकर रह गई। स्थानीय लोग दहशत में हैं। तो वहीं मार्ग पर हाथियों का यह हमला। तो वहीं उत्तरकाशी में 28 जून को भारी भूस्खलन के कारण बंद हुई यमुनोत्री धाम यात्रा आखिरकार 12वें दिन बाद भी फिर से शुरू हो गई है। यात्रा मार्ग पर औजरी के पास टूटे हिस्से से सिर्फ 4 दिन में बैली ब्रिज बनाकर उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने अविश्वसनीय कार्य जो है कर दिखाया है। वहीं जिसकी व्यापक सराहना हो रही है। जब पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा था कि 4 दिन में बैली ब्रिज बनाकर यात्रा बहाल कर देंगे तो बहुतों को बहुत मुश्किल लगा, लेकिन विभाग ने अपनी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इसे वास्तविकता में बदल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यात्रा के बाधित होने को लेकर लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। यात्रा पुनः शुरू होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं यमुनोत्री यात्रा फिर से शुरू हो गई। सीएम धामी सरकार की ये बड़ी सफलता। कुछ ही दिनों में बहाल किया गया यातायात। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।